हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की कि भाई कौन से प्रोडक्ट जो है वो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑनलाइन सेल करने चाहिए। ये क्वेश्चन आपकी तरफ से बहुत बार पूछा गया है और तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि भाई मैं अपने यहाँ पे कैसे जो प्रोडक्ट्स है वो सिलेक्ट करता हूँ या फिर किन किन स्ट्रेटेजीज का जो है वो मैं ध्यान रखता हूँ प्रोडक्ट सिलेक्शन करते टाइम, ताकि जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए उसमें हमें एक अच्छी सेल भी मिले और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी उसमें एक अच्छा खासा हो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो है। हम चाहे तो हम किसी सिंगल कैटेगरी में जो है वो सेल कर सकते हैं, हम चाहे तो हम जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज में भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे कि होम एंड किचन हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, टॉयज एंड गेम्स हो गए, बैग लगेज वॉलेट हो गए, फैशन एक्सेसरीज होगी, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें हम अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो स्पेसिफाइड हो सकते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर इसी कैटेगरी में सेल करना है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम मल्टीपल कैटेगरीज में भी सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मैं मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करता हूँ। मैं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट न सेल करके मैं ये देखता हूँ कि भाई कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है या फिर कौन से प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेंडिंग है या फिर सेल करने के लायक है। मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, ना कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जो अगर आप अगर मानना चाहें तो वो हो सकता है वो सही स्ट्रेटेजी और हो सकता है वो गलत भी स्ट्रेटेजी हो। मेरे अकॉर्डिंग वो सही स्ट्रेटेजी है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो गलत स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि अगर आप डिपेंड करता है कि भाई आपके बिजनेस का नेचर जो है वो कैसा है और आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अपना ब्रांड बिल्ड किया जाए और उसकी सब कैटेगरी में ही अपने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया जाए, तो आपको एक कैटेगरी स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी कि भाई मैं जो है वो इस कैटेगरी में सेल करना चाहता हूँ। जैसे होम एंड किचन में मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप जो चॉपर्स वगैरह है आप वो सब सेल करना चाहते हैं अपने ब्रांड के अंडर में और आपको उसी के अंदर अपना जो ब्रांड है वो बिल्ड करना है, तो आप उस कैटेगरी को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना कोई ब्रांड बनाना है, तो आप मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखता हूँ ना कि कैटेगरी देखता हूँ। और क्या रहता है कि जिस प्रोडक्ट में हमें लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट बिकने लायक है या फिर इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, तो वो हम जो है वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो सेल होते रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी से नए नए प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप मल्टीपल कैटेगरीज में सेल करना चाहते हैं या फिर किसी सिंगल कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीजों की जो है वो इसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज जो मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के टाइम ध्यान रखता हूँ या फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग हम मिनिमम प्राइस में करें। कम से कम प्राइस में अगर हम प्रोडक्ट को सोर्स कर पा रहे हैं तो ही हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वरना हम उसको जो है वो सेल नहीं करते। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमें लगा कि भाई हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना है या फिर ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मार्केट में चल सकता है, फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ होती है। ये चाइना में मैन्युफैक्चर होता है या फिर इंडिया में कहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो कौन से स्टेट में होता है, और वहां से अगर हम सोर्स करते हैं तो हमें क्या इसकी प्राइसिंग जो है वो पड़ेगी, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसके अंदर क्या होगा। उसके बाद में जिस भी डीलर से या फिर मैन्युफैक्चर से अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी कॉस्टिंग जो है वो क्या होगी। अगर हम कॉस्टिंग में उसको मिनिमम कर पा रहे हैं, अगर हम उसको एकदम एंड प्राइस में जो है वो परचेज कर पा रहे हैं, तभी हम उसको जो है वो लिस्ट करेंगे, वरना हम उसको लिस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वरना क्या होगा कि अगर हम सही प्राइस में अगर सोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हम सही प्राइस में जो है वो सेल कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो एकदम कम से कम प्राइस में है वो सोर्स करें। शुरुआत में हो सकता है कि अगर आप कम यूनिट सोर्स कर रहे हो तो आप थोड़े से ज़्यादा पैसे दे सकते हो उसके लिए, ट्रायल के लिए, लेकिन बाद में आपको ये श्योर होना चाहिए कि भाई बाद में जब आपके ऑर्डर आएंगे तो आप इसको कम प्राइस में जो है वो सोर्स कर पाओगे। क्योंकि अगर कम प्राइस में हम नहीं सोर्स कर पाते तो कंपटीशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलर लिस्टिंग अगर उसकी क्रिएट हो गई, किसी दूसरे सेलर्स ने लिस्टिंग क्रिएट कर दी है और वो कम प्राइस में सोर्स करके अगर उसको सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे फिर प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा पाएंगे। तो प्राइसिंग जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज ध्यान में रखनी होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग के टाइम, जो मैं माइंड में रखता हूँ अपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम, वो होता है कि प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी ईजी है और
कितनी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए प्रोडक्ट सोर्स करना भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे अहमदाबाद में हूँ और मैं प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली से मंगवा रहा हूँ या फिर इंडिया के किसी दूसरी स्टेट से या फिर किसी दूसरी सिटी से जो है वो सोर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट जो है वो मुझे टाइम पे मिल जाए। ऐसा ना हो कि भाई प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किए, उसके बाद में 50 यूनिट मैंने लिस्ट की, जब उसके ऑर्डर आ गए वो सेल हो गया, उसके बाद में वो प्रोडक्ट दोबारा मेरे पास आने में 20-25 दिन लग रहे हैं या फिर 10-15 दिन लग रहे हैं, उसमें जो है वो गैप जा रहा है। जब मैं दोबारा ऑर्डर लिखाता हूँ उसके बाद में टाइम लगता है मेरे पास में आने के। तो जब अवेलेबिलिटी उसकी कंटिन्यू नहीं रहती ना, मतलब उसमें ब्रेक लगते रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट इन स्टॉक होता है, आउट ऑफ स्टॉक होता है, इन स्टॉक होता है, आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो वहां पे प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है वो खराब होती है और बिजनेस जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट ये हमें श्योर करना चाहिए कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ईजी हो, मतलब हमारे लिए सोर्स करना ईजी हो, हमारे लिए अपने यहाँ पे अपनी प्रेमिसेस में या फिर अपने जो वेयर हाउस है वहां पे मंगवाना जो है वो इजी हो। कि मैंने अगर 50 यूनिट लिस्ट की है और जब उसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए या फिर जब नेक्स्ट लॉट मुझे मंगवाना है या फिर नेक्स्ट टाइम जब प्रोडक्ट्स मुझे मंगवाने जब वो यूनिट सेल हो जाएगी तो बहुत जल्दी मुझे मिल जाए, 1 या 2 दिन में मेरे पास में ऑफिस में आ जाए। तो क्या है वो टाइम मैं उस हिसाब से लेके चलूंगा कि जब मेरे पास 3-4 यूनिट पड़ी रहेगी तो मैं उसका दूसरा ऑर्डर लिखवा दूंगा और वो मेरे पास में आ जाएंगे, तो मैं उसको दोबारा रिस्टॉक जो है वो कर सकता हूँ। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू अवेलेबल नहीं होते, लिमिटेड स्टॉक्स जिनका रहता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है या फिर ऐसे होता है कि भाई ये सिर्फ 50 पीस ही है या फिर 100 पीस ही है, उसके बाद में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम मैं इनको थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि होता ये है कि मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट सोर्स करके लेके आता हूँ, उसके बाद में उसको लिस्ट करता हूँ और मुझे पता है कि भाई इसका स्टॉक की लिमिटेड है, इसके सिर्फ 50 पीस है। जब 50 पीस बिक जाएंगे उसके बाद में ये लिस्टिंग जो है वो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं ऐसे बिजनेस करूँ तो मुझे बहुत सारी लिस्टिंग्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी और उनके ऊपर किसी में 10 पीस किसी में 5 पीस, वो ऐसे चलेगा ना तो मेहनत ज्यादा हो जाएगी और उसका जो आउटकम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज मैं ज्यादा ध्यान में रखता हूँ कि भी ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो मुझे कंटिन्यू अवेलेबल हो। तो अगर मेरी लिस्टिंग जो है वो रैंक करती है, अगर मेरे पास में प्रोडक्ट्स जो है बिकते हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जहाँ से मैन्युफैक्चर से या फिर डीलर से मैं परचेज कर रहा हूँ वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या फिर बनने बंद हो जाए। मोस्टली इंपोर्टेड प्रोडक्ट में ऐसा होता है, जो प्रोडक्ट बाहर से आते हैं इंपोर्ट होते हैं उनमें ऐसा होता है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट उनकी अवेलेबिलिटी कंटिन्यू रहती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखने वाली होती है कि भाई वो एक तो ईजी अवेलेबल हो, जब उनको मंगवाना हो तो इजीली हमारे वेयर हाउस में या ऑफिस में आ जाए। दूसरी चीज ये होती है कि भाई कंटिन्यू अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि भाई लिमिटेड स्टॉक हो उसका। तो ये दो चीज जो है वो माइंड में रखते हैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट चीज मैं अपने यहाँ पे पर्सनली देखता हूँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम, वो होता है कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो मैं मोस्टली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मैं नहीं सेल करता। इसका रीजन ये है कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट में एक तो जो है वो लिमिटेशंस होती है हमारी प्राइसिंग के ऊपर, क्या है कि लिमिटेड डिस्काउंट जो है वो ब्रांड की तरफ से दिया जाता है। देखिए जो रेपुटेड ब्रांड होते हैं या बड़े ब्रांड होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि वो ब्रांड के नेम से सेल होते हैं। उसमें यहाँ पे होता है कि वॉल्यूम पे काम होता है और मार्जिन जो है वो कम होता है, मतलब यूनिट्स ज्यादा सेल होगी लेकिन मार्जिन कम होगा। जो मार्जिन कम होता है ना तो उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सेलिंग में प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमीशन भी होते हैं, शिपिंग चार्जेस भी होते हैं, फिक्स फीस भी होती है कुछ, उसके बाद में पैकेजिंग के भी चार्जेस लगते हैं अपने। तो ऐसा करके उसमें जो प्रॉफिट मैनेज करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइसिंग का यहाँ पे एक इशू जो है वो रहता है। दूसरा ब्रांडेड प्रोडक्ट में इसलिए वो अवॉइड करता हूँ कि भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो भी देखने को मिलता है। एक ब्रांडेड रेपुटेड, अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्ट देखेंगे कई बार तो वहां पे 20-20 30-30 सेलर जो है वो एक प्रोडक्ट के अंडर में अपने प्राइस जो है वो मैप करके रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो प्राइस वार चलता है, मतलब 1-1 2-2 रुपए के लिए भी मतलब वहां पे एड टू कार्ट का ऑप्शन पाना या फिर वहां पे टॉप पे बने रहना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन सा जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे भी जो है वो सेल मतलब एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं और आउटकम जो है वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग कम है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगती है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में। और मोस्टली कई बार क्या होता है कि कई ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जो आप खुद जो है वो इनडायरेक्टली सेल करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे। मान लीजिए कि मेरा एक कोई प्रोडक्ट है वो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ अपने ब्रांड से और मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने किसी सेलर के थ्रू जो है वो उसको मैं खुद ही सेल करवा रहा हूँ। तो ऐसा भी मोस्टली ब्रांड्स में होता है, तो वहाँ पे कॉम्पीट कर पाना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करें तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान रख ले कि भाई आप कॉम्पीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है ना ब्रांडेड प्रोडक्ट में इसलिए भी अवॉइड करता हूँ कि कई बार IP राइट्स के भी इश्यूज रहते हैं कि भाई मैं डायरेक्टली अगर मार्केट से सोर्स करके सेल कर रहा हूँ तो मुझे ये डर
रहता है कि भाई मेरे पास में आईपी इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेन ना आ जाए, और आईपी इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेन ना आ जाए इस चीज को पे श्योर रहने के लिए, अब ये जरूरी नहीं है कि आईपी इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेन आएगी, मोस्टली ब्रांड्स में नहीं आती, किस ब्रांड में आ जाती है, तो लेकिन ये मुझे श्योरिटी कहाँ से मिले कि भाई इसमें आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए मुझे ब्रांड का ऑथेंटिकेशन लेटर चाहिए। ऑथेंटिकेशन लेटर के लिए मुझे जो है वो ब्रांड को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो इससे अच्छा मैं अगर खुद के ब्रांड पे फोकस करूं तो मुझे ये लगता है कि मैं वहां पे सही सेल्स ले पाऊंगा या फिर ज्यादा प्रॉफिट कमा के जो है वो ग्रो कर पाऊंगा। तो इस वजह से मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करता हूं। तो अब ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर हम अवॉइड करते हैं तो इसकी जगह पे फिर क्या ऑप्शन जो है वो हमारे पास में रहता है। तो यहाँ पे मेरा पर्सनली ये मानना है कि भाई मुझे जो है वो प्राइवेट लेबल ज़्यादा सही लगता है मार्केट प्लेस के लिए। प्राइवेट लेबल में मोस्ट बेसिकली क्या होता है कि भाई मैं प्रोडक्ट जो है वो कहीं से मैन्युफैक्चर करवाता हूँ अपने ब्रांड के नेम से, और उन्हें अपने ब्रांड के नेम के अंडर में जो है वो सेल करता हूँ। तो प्राइवेट लेबल में क्या है, एक तो आप जो प्रॉफिट है वो अपना मैनेज कर पाते हो, प्राइसिंग उसमें मैनेज कर पाते हो, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप देख पाते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके बाद में ये शिपिंग चार्जेस, कोरियर चार्जेस, शिपिंग चार्जेस हो गया, पैकेजिंग चार्जेस हो गया, ये सब ऐड करने के बाद में मैं इस प्राइस में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक तो प्राइस की लिमिटेशंस नहीं होती आपको इतनी ज्यादा। दूसरा यहाँ पे क्या रहता है कि इतना कॉम्पिटिशन का भी इश्यू नहीं रहता कि भाई मैं अगर अपनी ब्रांड से प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उनको मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, तो मैं उन प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमाइज करवा सकता हूँ या फिर ऐसे प्रोडक्ट लेके आ सकता हूँ जो यूनिक हो। तो वहाँ पे कंपटीशन जो है वो कम रहेगा और एक तरीके से मोनोपोली भी जो है वो भी हो सकती है कि भाई हमारा अगर यूनिक प्रोडक्ट है तो हम उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ले सकते हैं। तो प्राइवेट लेबल का ऑप्शन जो है वो मुझे यहाँ पे सही लगता है ब्रांडेड प्रोडक्ट के मुकाबले, और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप पहले जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप पहले देखिए किस प्राइस में आप सोर्स कर रहे हो। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो भी किस प्राइस में जो है वो आपको मिल रहा है, किस प्राइस में आप जो है वो उसे सेल करोगे। एक बार आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपके सामने इमेजेस जो है वो क्लियर हो जाएगी। या फिर अगर प्राइवेट लेवल की बात करें तो आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात करोगे कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और हम इसे अपने ब्रांड के थ्रू जो है वो सेल करना चाहते हैं, अपने ब्रांड के नाम से जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो भी आपको पता चलेगा कि भाई किस प्राइस में जो प्रोडक्ट है वो मिल रहा है और किस प्राइस में हम सेल करेंगे। तो आपके सामने इमेजेस जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज जो ऑनलाइन सेलिंग में मुझे सही लगती है प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम में, वो होता है प्रोडक्ट के कॉम्बोज क्रिएट करना। सबसे बेस्ट चीज जो है वो मुझे ये लगती है कॉम्बोज में बेसिकली क्या होता है कि हम एक ही टाइप के 2 या 3 प्रोडक्ट को या फिर अलग अलग टाइप के 2 या 3 प्रोडक्ट को क्लब करके एक नया प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने किन्हीं 2 प्रोडक्ट को ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया और उसका कॉम्बो बना दिया। अब कॉम्बो में बेनिफिट ये होता है कि एक तो कस्टमर को जो है वो सस्ता पड़ता है। कस्टमर को सस्ता इसलिए पड़ता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी मुझे जो है वो 80 रुपीज का लगभग कोरियर चार्ज लगता है, और अगर मैं उसी के अंदर 2 प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ तो भी लगभग जो है वो सेम कोरियर चार्जेस जो है वो उसमें लगते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बो में बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर मेरे कोरियर चार्ज बच रहे हैं तो वो जो कॉस्ट जा रही है वो उसको मैं डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट दे सकता हूँ, या फिर उतने प्राइस अगर मैं कम करूंगा तो कस्टमर जो है वो उसे ज्यादा खरीदना प्रीफर करेंगे। डायरेक्टली वो एक तरीके से ये हो गया ना कि भाई कस्टमर को प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम पड़ा। इसके बाद में कुछ फिक्स फी होती है, उसका भी प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं। पैकेजिंग की कॉस्ट भी जो है वो बच जाती है, जहाँ पे मुझे 2 प्रोडक्ट पैक करने थे वहाँ पे मुझे एक ही प्रोडक्ट जो है वो पैक करना पड़ेगा। साथ ही कॉम्बोज में क्या होता है कि भाई हम थोड़ा सा यूनिक और क्रिएटिव वे में सोचे ना तो हम 2 अलग अलग तरीके से या फिर 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सोर्स करके कुछ यूनिक प्रोडक्ट जो है वो भी बना सकते हैं और यूनिक तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे ना तो काफी सारे कॉम्बोज के एग्जांपल जो है वो आपको मार्केट प्लेस पे मिल जाएंगे और काफी सही लगता है मुझे। कॉम्बोज के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई किस तरीके से हम कॉम्बो जो है वो सेल कर सकते हैं और कैसे हमें जो है वो उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो कॉम्बोज मुझे काफी अच्छा ऑप्शन मिलता लगता है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कोई प्रोडक्ट सेल करने की तो एक बार कॉम्बोज में भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर एक बार आप थोड़ा सा रिसर्च इस चीज के ऊपर कर सकते हैं कि भी आप कौन से प्रोडक्ट का कॉम्बो बना के जो है वो सेल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है वो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम वो प्रोडक्ट जो है वो हम सेलेक्ट करें जो कम प्राइस के हो। कम प्राइस का मतलब जो 1000 रुपए के अंदर अंदर में जो है वो हम सोर्स करते हो, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी परचेज वैल्यू जो है वो 1000 रुपए तक हो। यहाँ पे होता ये है कि ऑनलाइन बिजनेस का नेचर ऐसा है कि अगर हम कॉस्टली प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं या फिर महंगे प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कल को हमने शिप किया और हमारा प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है या फिर कोरियर में जो है वो डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे लॉस जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू लो प्राइस प्रोडक्ट। क्योंकि कॉस्टली प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया या फिर थोड़ा सा बॉक्स भी खराब हो गया तो वो रीसेल की कंडीशन में जो है वो नहीं
रहता है। और दूसरा यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि जो लो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं वो कम प्राइस में भी हम जो है वो ज्यादा इन्वेंट्री रख पाते हैं। मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसकी परचेज वैल्यू 5,000 रुपए है, तो मुझे उसके 10 पीस जो है वो परचेज करने के लिए भी 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिनकी वैल्यू कम है तो मैं 50,000 रुपए में भी उनका बहुत सारा स्टॉक जो है वो कर सकता हूँ और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे भी जो है वो ट्राई कर सकता हूँ। ऐसा मैंने एक वीडियो में बताया भी था पहले, इस वीडियो में मैं दोबारा इस चीज को जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं पर्सनली यहाँ पे देखता हूँ कि भाई ऐसे प्रोडक्ट जो है वो हम सोर्स करें जिनकी कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपीज तक ही हो परचेज कॉस्ट, उससे ज्यादा ना हो। और अगर उससे ज्यादा उसकी परचेज कॉस्ट है तो हम ये श्योर करते हैं कि उसके अंदर जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है या फिर हम जितना पैसे का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके अंदर हमें प्रॉफिट जो है वो इतना मिलना चाहिए कि भी कल को अगर एक दो पीस डैमेज हो भी जाए तो हमारा इतना नुकसान ना हो या फिर हमारा जो लॉस है वो कवर हो प्रॉफिट के अंदर। तो ये चीज भी जो है वो हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं कि भाई ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना ज्यादा प्रीफर करते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए जिनकी पैकेजिंग जो है वो इजी हो और इजी टू हैंडल हो। कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी पैकेजिंग जो है वो काफी मुश्किल होती है और उनको शिप करना भी जो है वो काफी मुश्किल होता है। वहीं कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको पैक करना और शिप करना काफी इजी होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर हमारे पास में जिनकी पैकेजिंग इजी है तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहता है। दूसरी चीज ये होती है कि ऐसे प्रोडक्ट जो फ्रेजाइल है या फिर ऐसा बोले कि कुछ नाजुक प्रोडक्ट जो है वो होते हैं, तो अब अगर नाजुक प्रोडक्ट होते हैं ना तो वो अगर हम शिप करेंगे तो उनके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कुरियर के अंदर और अगर हमारा प्रोडक्ट टूटता है तो उसमें हमारा ही नुकसान जो है वो होता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो टूटने वाला है। टूटने वाला का मतलब ये है कि जिसको मतलब अगर थोड़ा सा भी सही तरीके से केयर ना करे तो वो टूटने के चांसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने उसको सही तरीके से पैक करके शिप कर भी दिया कस्टमर को, हमने उसको बढ़िया पैकिंग में पैक किया है, बबल रैप भी जो है वो उसके अंदर लगाई है और बायर को हमने जो है वो शिप कर दिया। लेकिन बायर ने जब उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया तो उस टाइम ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं कि भी प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से पैक नहीं होके आता। तो ऐसे में अगर टूटने वाला प्रोडक्ट है तो वो रास्ते में टूट ही जाता। तो ये तो हम रेगुलरली अपने वेयर हाउस में जो है वो चेक भी करते रहते हैं कि कहीं ऐसे तो प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे जो रिटर्न में जो है वो टूट के आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो रिटर्न में हमारे पास में टूट के आता है या फिर फ्रेजाइल नाजुक प्रोडक्ट जो है अगर कोई ऐसा है तो हम उसकी सेलिंग जो है वो बंद कर देते हैं या फिर इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो नहीं सेल करते हैं। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें भाई प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम हम किन चीजों का ध्यान में रखते हैं तो उसके अंदर आता है वेरिएशन वाले प्रोडक्ट। वेरिएशन वाले प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भाई एक ही प्रोडक्ट के कई सारी साइज होना या फिर कई सारे कलर जो है वो होना। मान लीजिए मैं एक शर्ट सेल कर रहा हूँ और उस शर्ट के अंदर जो है वो 6 कलर हैं अलग अलग और उसके अंदर 4 जो है वो साइज है, जैसे स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया और एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। 4 उसके जो है वो साइज हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि मुझे अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना है तो ये 24 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हो गए अगर आप देखने जाए तो, मतलब कि हर कलर में हर साइज। तो 6 तो अलग कलर हो गए और 4 उनके साइज हो गए, तो टोटल 24 प्रोडक्ट जो है वो ये हो गए। मतलब एक ही प्रोडक्ट के 24 वेरिएशन जो है वो हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं हर प्रोडक्ट की 5-5 यूनिट भी जो है सोर्स करता हूँ या फिर 5-5 यूनिट भी जो है वो इन्वेंट्री में डाल के रखता हूँ तो मुझे 120 पीस जो है वो अपने पास यहाँ पे रखने पड़ेंगे। चलो वो भी अगर मैं मैनेज कर पाता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ उसके अंदर इतना, तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें ये आ सकती है हमको कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कलर उसके अंदर है या फिर पर्टिकुलर साइज है जो बहुत ज्यादा बिक रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि भी सारी वेरिएशन एक जैसे ही बिकेंगे। ऐसा होता है कि भी कोई पर्टिकुलर कलर होता है वो बहुत ज्यादा बिकता है और कोई पर्टिकुलर कलर होता है वो नहीं बिकता, या फिर ऐसा होता है कि भी कोई पर्टिकुलर साइज ज्यादा चलता है और कोई पर्टिकुलर साइज जो है वो नहीं चलता इतना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें इस चीज की फिर श्योरिटी रखनी पड़ती है कि मान लीजिए अगर हमारा व्हाइट कलर जो है वो ज्यादा सेल हो उसके अंदर या फिर उसका जो स्मॉल साइज है वो ज्यादा सेल हो, तो हम अगर उसको रीस्टॉक करें तो हम सिर्फ उसी एक साइज को या फिर उसी एक कलर को जो है वो सोर्स कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो, कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरर से जब हम सोर्स करते हैं तो हमें वापस जो पैकेज है वो पूरा का पूरा ही लेना पड़ेगा कि भाई आपको सारे कलर जो है वो दोबारा परचेज करने पड़ेंगे या फिर सारे साइज जो है वो उसके अंदर दोबारा परचेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास में ऐसा होगा लास्ट में कि भाई एक पर्टिकुलर कलर जो है वो पड़ा ही रह जाएगा और एक कलर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहेगा क्योंकि वो आते ही सेल जो है वो हो जाएगा। तो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि भी वेरिएशन वाले प्रोडक्ट मैनेज नहीं होते या फिर सेल नहीं होते, काफी सारे सेल होते हैं। इवन मैं भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो वेरिएशन वाले सेल करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज की श्योरिटी रखता हूँ कि उन 6 वेरिएशन में या 7 वेरिएशन में या जितने भी वेरिएशन उसके हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसमें जो भी कलर या फिर जो भी साइज मेरा ज्यादा बिक रहा है वो साइज
जो है या फिर वो कलर जो है वो मैं कंटिन्यू अवेलेबल रखूं, बाकी जो नहीं बिक रहे उनका सोर्सिंग जो है वो मैं नया करूं, या फिर मेरे ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा कोई ना हो कि भाई मुझे सारे कलर जो है वो उसके सोर्स करने पड़ेंगे या फिर सारे साइज जो है वो उसके एक साथ सोर्स जो है वो करने पड़ेंगे, वरना फिर डेड स्टॉक होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे इन्वेंट्री भी काफी बड़ी रखनी पड़ती है, तो अगर हम कैपेबल है इन्वेंट्री बड़ी रखने के लिए और अगर हमें इस चीज की कन्वीनियंट भी है कि हम जो साइज ज्यादा सेल हो रहा है या फिर जो कलर ज्यादा सेल हो रहा है वो हम परचेज कर पाए, तो हम इस चीज को जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी, ये कुछ चीजें थी जो मैं अपने यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम में ध्यान में रखता हूँ और मैं इन चीजों को ध्यान में रख के ही जो है वो प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ। हो सकता है आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए कुछ जो है वो काम की ना हो, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबकी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो अलग रहती है, सबका काम करने का तरीका अलग रहता है, सबका माइंडसेट जो है वो अलग रहता है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी चीज काम करने में मुझे सही लग रही हो वो चीज आपके लिए सही ना हो सकता है मुझे वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ना हो लेकिन आपको उन प्रोडक्ट सेल करने में जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो फाइनल डिसीजन जो है ना वो आपका ही है और आपको ही यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि तब कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि भी क्या क्या होता है ऑनलाइन सेलिंग में। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो किन प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किन टाइप के प्रोडक्ट्स में हमें जो है वो क्या फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड बाकी वीडियोज भी जो है वो मैं रेगुलर यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये एक ही वीडियो है और इसी में सारा कंटेंट है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम हम अपना सकते हैं या फिर बहुत सारी चीजें और भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है जो रेगुलर बेसिस पे जो है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।